एक तरफ तुर्की और इजराइल जैसे मुल्क हैं जो सीरिया की जमीन पर कब्जा करने का मंसूबा बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ मौजूदा हालात सीरिया के बिखरने का इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये कह पाना मुश्किल है कि असद सरकार के तख्ता पलट से सीरिया में सब कुछ ठीक हो जाएगा या फिर सीरिया में अफगानिस्तान की तरह एक नए संघर्ष की शुरुआत होगी। दरअसल बीते कई दशकों से सीरिया के संघर्ष को देखकर अफगानिस्तान की गृह युद्ध और तालिबान की वापसी की यादें जहन में ताजा हो जाती हैं। पहले 13 साल का गृह युद्ध, फिर 13 दिन में सब कुछ खत्म हो जाना कुछ वैसी ही तस्वीर दिखा रहा है। तो क्या वाकई सीरिया पश्चिम एशिया का अफगानिस्तान बनने पर है? क्या असद सरकार के इंतजार के बाद अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की वापसी हुई थी और अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से वापस लौट रही थी। उससे पहले अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी भी देश छोड़कर निकल गए थे। वैसे तो सीरिया में विद्रोह का दौर और गृह युद्ध पिछले 13 साल से चल रहा था, लेकिन पिछले 13 दिनों में हालात इतनी तेजी से बदले कि सत्ता विद्रोही गुट के हाथ में आ गई। 13 साल के गृह युद्ध के बाद सीरिया के विपक्षी मिलिशिया को राष्ट्रपति बशर अल असद की सत्ता पर पकड़ ढीली करने का मौका मिला। माना जा रहा है कि लगभग 6 महीने पहले इस तख्ता पलट की पूरी तैयारी कर ली गई थी। दरअसल सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को रूस और ईरान जैसे मुल्कों का समर्थन हासिल था, लेकिन मौजूदा कुछ वक्त से ये दोनों ही मुल्क अपने अपने मसलों में उलझे हुए हैं। रूस 33 महीने से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, तो वहीं ईरान के प्रॉक्सी गुट, खास तौर पर सीरिया में मददगार साबित होने वाला हिजबुल्लाह कमजोर हो चुका है। ऐसे में विद्रोहियों के पास सियासी तौर पर पहले ही कमजोर हो चुके असद को सत्ता से बेदखल करने का सुनहरा मौका था। देखिए, असद परिवार का दोबारा स्थापित होना बड़ा मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि असद परिवार की एक्सेप्टेंस जो है वो वहाँ की ग्रास रूट के ऊपर बिल्कुल नहीं है और इसीलिए उनको जल्दी से वहां से भागना पड़ा। देखिए, कोई हर आदमी वहां पे ज्यादातर खुश है, एक्सेप्ट में भी उनके जो अलावाइट ग्रुप के कुछ लोग हैं या कुछ माइनॉरिटीज के लोग होंगे। तो ये नहीं है कि उनको, लेकिन पिछले 15 साल में उनके पास बड़ा समय था जब वो उस चीज को ठीक कर सकते थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। जो फोर्स सीरिया की जो आर्म फोर्सेस थी उन्होंने भी लड़ा नहीं, तो किसके बलबूते पर लाएंगे? लोग तो खुश नहीं है, आर्म फोर्सेस आपके पास है नहीं, हिजबुल्लाह की हालत वैसे खराब हो गई है, ईरान की समस्या है चल रही है आप काफी। तो मुझे नहीं लगता है कि नियर फ्यूचर में कोई ऐसी पॉसिबिलिटी होगी। लेकिन हाँ, कंट्री अगर स्टेबल होता है तभी कह सकते हैं। अगर स्टेबल नहीं होता है तो डिफरेंट ग्रुप्स जो है लड़ते रहेंगे एक दूसरे के साथ, सिविल वॉर कंटिन्यू करता रहेगा और कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स भी आगे आ जाएंगे, तो और ज्यादा समस्या बढ़ सकती है। सीरिया के संघर्ष को देखकर अफगानिस्तान की गृह युद्ध और तालिबान की वापसी की यादें जहन में ताजा हो जाती है। अफगानिस्तान में 1978 से 1989 के बीच सोवियत अफगानिस्तान युद्ध हुआ था। इस जंग में अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब और चीन समर्थित अफगान मुजाहिदीन की जीत हुई थी।
अफगान मुजाहिदीनों को मिली सत्ता ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकी और अफगानिस्तान में गृह युद्ध छिड़ गया। 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के अमेरिका ने अफगानिस्तान में सैन्य ऑपरेशन की शुरुआत की और तालिबान को उखाड़ फेंका। करीब 2 दशक तक अफगानिस्तान में तालिबान और अमेरिका के बीच संघर्ष जारी रहा। 2020 में कतर की मध्यस्थता में अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता हुआ। 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी का ऐलान कर दिया। 15 अगस्त 2021 को तालिबानी लड़ाकों ने एक बार फिर काबुल पर कब्जा कर लिया। करीब 2 दशक के इंतजार के बाद अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की वापसी हुई। सीरिया के हाल भी कमोबेश अफगानिस्तान जैसे ही होते दिख रहे हैं। 1946 में आजादी मिलने के बाद से ही पश्चिमी एशिया का ये इस्लामिक मुल्क राजनीतिक अस्थिरता से जूझता रहा। आजादी के करीब 2.5 दशक बाद 1971 में हाफिज अल असद ने सीरिया में तख्ता पलटकर सत्ता हासिल की थी। पिता की मौत के बाद बेटे बशर अल असद के पास सत्ता आई, लेकिन 2011 में असद सरकार के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हो गई और सीरिया में गृह युद्ध छिड़ गया। इस दौरान सीरिया में अमेरिका, रूस, ईरान और तुर्की जैसे देशों का दखल बढ़ने लगा। ईरान और रूस जहां असद परिवार के शासन को बनाए रखने में मदद करते रहे, तो अमेरिका और तुर्की अलग अलग विद्रोही गुटों का समर्थन करते रहे। जो HTS है, जो हयात तहरीर अल शाम ग्रुप है, और दूसरे जो रेसिस्टेंस या रिबेल फोर्सेस थे, उन्होंने मिलकर के इतना द्रुत गति के साथ, तेजी के साथ में पूरे लगभग सारे देश के ऊपर कब्जा कर लिया, बड़े बड़े सिटीज के ऊपर में, और असद को वहां से भागना पड़ा। तो ये तो बात सच है कि जो वहाँ की मिलिट्री है वो अभी इस वक्त नहीं है ज्यादातर। ये किस तरह से पावर डायनामिक बनेगा, कैसे सारे ग्रुप्स जो हैं गवर्न करेंगे, कैसे लोगों की समस्याएं जो हैं, 90% से ज्यादा लोग वहां पर पुअर हैं और पॉवर्टी स्ट्रिकन है, तो किस तरह से वो लोग कर पाएंगे, ये देखना है। तो ऐसे ट्रांजिशन में समस्याएं बहुत अधिक होती हैं और उन समस्याओं का समाधान बड़ी मुश्किल से हो पाता है। डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी या उनके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कितना सपोर्ट कर पाते हैं। 50 साल का असद परिवार का शासन 13 दिनों में बिखर चुका है। अब सीरिया की राजधानी दमिश्क समेत तमाम बड़े शहरों पर हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व वाले विद्रोही गुट का कब्जा है। ये वही गुट है जिसका सरगना अबू मोहम्मद अल जोलानी का बगदादी से गहरा रिश्ता रहा है। अबू मोहम्मद अल जोलानी मूल रूप से ISIS का हिस्सा था। उसे 2016 तक सीरिया में अल कायदा की परछाई माना जाता था। वो 2011 में सीरिया में अल नुसरा फ्रंट के नेता के रूप में उभरा, जिसे बगदादी ने सीरिया में अल कायदा की शाखा के तौर पर स्थापित किया था। अल नुसरा फ्रंट अल कायदा की आधिकारिक शाखा थी, लेकिन 2013 से 14 में जोलानी ने बगदादी के साथ मतभेद के बाद ISIS से अपनी राह अलग कर ली। जोलानी ने अपनी पहचान हयात तहरीर अल शाम के एक ऐसे नेता के तौर पर बनाई जिसका ISIS या अल कायदा से अब कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सीरिया की सत्ता में उसके आने के बाद एक बार फिर से ISIS के मजबूत होने का खतरा बढ़ गया है। भले ही जोलानी के नेतृत्व वाला HTS अब ISIS का सीधा समर्थक नहीं है, लेकिन सीरिया में अराजकता और कट्टरपंथी गुटों की गतिविधियां ISIS जैसे संगठनों को फिर से खड़ा होने की उपजाऊ जमीन दे सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई सीरिया में अब हालात बदलने वाले हैं? क्या असद शासन के अंत के बाद HTS वाकई मुल्क में उदारवादी शासन लागू कर पाएगा, या फिर ये तुर्की और अमेरिका जैसे पावर के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, सीरिया में असद सरकार के पतन के बाद विद्रोहियों का राजधानी पर कब्जा हो चुका है और वहां फंसे 75 भारतीयों की स्वदेश वापसी भी हो चुकी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक अब तक 75 भारतीयों को वापस ले आया गया है। इसी पूरे मिशन को दमस्कस और बेरूत में भारतीय दूतावासों ने
अंजाम दिया। और विदेश मंत्रालय के मुताबिक अगर हम देखें तो जो लोग वहां अब भी फंसे हुए हैं उन्हें भी जल्द स्वदेश वापस लाया जाएगा। सीरिया से भारत लौटे गाजियाबाद के रहने वाले रवि भूषण ने वहां के खौफनाक मंजर का आंखों देखा हाल सुनाया। उन्होंने अपने बचाव और रेस्क्यू के लिए भारत सरकार और दूतावास का धन्यवाद भी दिया। Government of India has started a rescue operation and we are the first team who rescued from the Syria. And the best part is that they contacted each and everyone. Continuously they were asking about them, that whether you are okay or not okay. They were even motivating them. The Syrian embassy people, after every 1 hour they are sending the messages. They were updating when and what they are going to do, when they are going to do this rescue operation. They were arranging, like if somebody is facing any problem regarding food or anything, they arrange those ones. So that was like you are in your own country, how they treat us. So it was really, we are very much thankful to them, for Indian government and Indian embassy at Lebanon and Syria, both places. The situation in Syria is really very much worst. It's a really panic situation there. People are firing in the open road. They are just firing, bombarding, they are looting the banks, they damage the airport completely. They are almost damaging all the vehicles which are parked in the hotels and everywhere. So the situation is not good there. It's a very much panic situation there. So I would say that in coming few days, situation is going to be more worse there.